नाउ लेट अस सी द चैप्टर 9 रिवाइजिंग पाइथन। तो इस चैप्टर में हम पाइथन के बारे में जानेंगे। तो पाइथन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम से। तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। जब इस सेट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये किसी ना किसी तरह के टास्क को परफॉर्म करता है, और सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं। So what is a programming language? A programming language consists of a set of rules, keywords, identifiers and other tools to let us write a computer program. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स के सेट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं और कुछ दूसरे टूल्स भी होते हैं जिससे हम कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख पाते हैं। So most of the programs these days are written in English like language known as the high level language। तो सारे programs जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि इंग्लिश में है। तो प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हें कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। तो उन हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल में या मशीन कोड में पहले कन्वर्ट करना होता है, और उसे कन्वर्ट करने के लिए या तो हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो एक बार प्रोग्राम जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्यूटर सीपीयू द्वारा ये सीधे ही एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, और जो भी टास्क उसको दिया गया है उसे वो पूरा करता है। तो जो कुछ कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती हैं प्रोग्राम्स को लिखने में, लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, PHP, VB.NET, स्केला एंड सी। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के समय में पाइथन का यूज़ वेब सॉफ्टवेयर्स को बनाने में, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को तैयार करने में, गेम्स को और मोबाइल ऐप्स को बनाने में हो रहा है। तो कुछ यहाँ पर पॉपुलर वेबसाइट्स हैं दैट एवरीवन नोज़ अबाउट, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर हैं लाइक गूगल, यूट्यूब, क्यूरा, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई। तो पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करती है, बट इट कैन बी यूज टू डू कन्वेंशनल, प्रोसीजरल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एज वेल। तो दैट मीन्स पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी लिख सकते हैं। So like all other object-oriented programming languages, it allows us to create classes, objects and modular procedures with reusable code। तो जैसे दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और मॉड्यूलर प्रोसीजर्स को भी लिख सकते हैं और कोड को रीयूज भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पाइथन को किसने बनाया है। सो द पाइथन लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड बाय द डच प्रोग्रामर गिडो वैन रोसम। ही डेवलप्ड द लैंग्वेज एंड नेम्ड इट पाइथन आफ्टर द मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस टीवी शो दैट ही लाइक्ड टू वॉच। तो गिडो वैन रोसम ने इस लैंग्वेज का नाम, इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन इसलिए रखा क्योंकि वो एक टीवी सीरीज़ देखता था या टीवी शो देखता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उसी के नेम पर उसने अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। So now we will see the features of Python. So some of the main features that have made Python such a popular language are as follows. Easy to learn and use. तो पाइथन एक डेवलपर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सेकंड इज़ ईजी टू रीड। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसे रीड करना बहुत ही आसान होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है, यानी पाइथन का इंटरप्रेटर कोड को वन बाय वन, दैट मीन्स लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि इसे डिबग करना ईजी हो जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो द पाइथन कोड कैन रन इक्वली वेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और मैकिन्टोश। तो ये एक पोर्टेबल और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन
एक फ्री लैंग्वेज है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। दैट मीन्स ये फ्री में अवेलेबल है। python.org वेबसाइट से कोई भी इसे ईजिली डाउनलोड कर सकता है और प्रोग्राम्स को लिखना शुरू कर सकता है। साथ ही पाइथन का सोर्स कोड भी एक्सेसिबल है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सिक्स्थ वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जिस तरह के दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस। सेवन्थ वन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जिस तरह से दूसरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब पाइथन में स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स दोनों अलग अलग हैं, ये एक जैसे इंटरप्रेट नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग ही इंटरप्रेट होंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एग्जीक्यूटिंग द पाइथन, कि पाइथन को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन को आप python.org से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट मेन्यू में जाके जब ऑल प्रोग्राम से पाइथन IDE पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का जो मेन विंडो है वो शेल वाली ओपन हो जाएगी। सो द मेन IDE विंडो हैज़ टू पार्ट्स, मेन्यू बार एंड द प्रॉम्प्ट इंडिकेटेड बाय 3 ग्रेटर देन साइंस। मेन्यू बार इट इज़ लाइक एनी अदर मेन्यू बार। जिस तरह से कई सारी एप्लीकेशंस में जो मेन्यू बार होता है उसी तरह से यहाँ पर भी एक मेन्यू बार है जिसमें कई सारे मेन्यूज़ हैं और उन मेन्यूज़ में कई सारी कमांड्स हैं जो उन मेन्यू से रिलेटेड है। तो आप उन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। प्रॉम्प्ट allows you to enter commands directly into Python and get an instant output by pressing the enter key। तो यदि आप शेल प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम लिखते हैं या कोई कमांड लिखते हैं तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो वैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वैसे भी पाइथन में भी वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हैं। तो वेरिएबल क्या है? इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम ए वेरिएबल इज़ ए क्वांटिटी। एक वेरिएबल एक क्वांटिटी है, दैट मीन्स एक नेम्ड लोकेशन है, एक प्लेस होल्डर है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। सो ए वेरिएबल इज़ ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। So in other words, we can say that a variable is a quantity that can store varying data values during the execution of a program. A variable is represented by symbolic name that may be short or descriptive. तो एक variable name एक symbolic name होता है। तो variable name डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो है rules for naming variable. A variable name must start with a letter or underscore character. मीन्स एक वेरिएबल का नाम या तो लेटर या फिर अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है। तो एक वेरिएबल का नाम या तो आप एक लेटर या फिर अंडर स्कोर साइन से शुरू कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, यानी वेरिएबल नेम जब आप डिक्लेयर करेंगे या डिफ़ाइन करेंगे तो उसे आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसे हमेशा या तो लेटर से या अंडर स्कोर से ही स्टार्ट करना होगा। ए वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। तो एक वेरिएबल नेम आप जब भी देंगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा और उसमें अंडरस्कोर साइन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर साइन, इन तीनों को मिलाकर ही आपको वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो जैसा हमने देखा कि ये लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो केस सेंसिटिव ही होंगे। दैट मीन्स स्मॉल एंड कैपिटल में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स का मतलब यहाँ पर है कि टाइप ऑफ द डेटा जो वेरिएबल स्टोर करेगा, यानी जो भी वेरिएबल हम डिफ़ाइन करेंगे और उसमें जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो किस तरह की वैल्यू होगी, क्या वो नंबर होगा, क्या वो अल्फ़ाबेट होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। तो उसी को हम कहते हैं डेटा टाइप, यानी द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन। लेट अस सी वेरिएबल्स इन पाइथन। Python considers all the variables used in a program as instances and their data types as classes। तो जितने भी वेरिएबल्स पाइथन में यूज़ होते हैं
उन्हें ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंसेस माना जाता है और उनके डेटा टाइप को क्लासेस माना जाता है, जो कि हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक खूबी है जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होता है। उसी तरह से पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो डेटा टाइप्स हैं वो क्लासेस होती हैं। डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप हैं जो हम पाइथन में प्रोग्रामिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। पहला टाइप है इंट, दैट मीन्स इंटीजर। इस डेटा टाइप में आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मीन्स ए होल नंबर, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, विदाउट द डेसिमल्स ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। नेक्स्ट वन है फ्लोट, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेगा। टू स्टोर ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ए नंबर विथ एन इंटीजर एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट स्ट्रिंग को हम स्टोर कर सकते हैं। सो द असाइंड स्ट्रिंग शुड बी एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। ए मल्टीलाइन स्ट्रिंग शुड बी एनक्लोज्ड विद इन 3 सिंगल कोट्स, यानी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग हम स्टोर करेंगे या तो वो सिंगल कोट या फिर डबल कोट से हम उसे एंटर कर सकते हैं। यदि मल्टीलाइन स्ट्रिंग यूज़ करना है तब उसके लिए हमें 3 सिंगल कोट्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो पाइथन लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस फॉर द एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑपरेटर, exponentiation and integer division. Next we will see using the IDLE editor window. The IDLE editor window can be accessed through the shell window. That means जैसे ही हम पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पर एडिटर को भी ओपन कर सकते हैं शेल विंडो से। सो वी कैन ओपन मल्टीपल एडिटर विंडोज साइमल्टेनियसली। हम एक साथ मल्टीपल एडिटर विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं और उस एडिटर में हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और डिबग भी कर सकते हैं। सो द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल हाउ एवर बी डिस्प्लेड इन द शेल विंडो। तो जब भी आप बनाए हुए प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो हमेशा शेल विंडो पे ही आपको दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल पाइथन प्रोग्राम से। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम देखेंगे वो क्रिएटिंग 2 इंट वेरिएबल्स एंड प्रिंटिंग देयर वैल्यूज़। हैश साइन आगे लगा के हमने इसको कमेंट बना लिया है, क्योंकि हैश टैग के साथ में हम किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट के रूप में दिखा सकते हैं या उसे कमेंट बना सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x और उसमें वैल्यू 15 असाइन कर दी है एंड y इक्वल्स टू 45। दूसरा वेरिएबल y है जिसमें हमने 45 वैल्यू असाइन कर दी है। नेक्स्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया जिसमें हमने x को प्रिंट कराया। एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिया जिसमें हमने y को प्रिंट कराया। अब प्रोग्राम बनाने के बाद जो एडिटर हमारा ओपन है, इसमें हमने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। अब हम इसे सेव करेंगे। तो फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल नेम देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम इसे रन करेंगे तो रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो शेल प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 45। फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे तो फिर से एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम दूसरे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है राइटिंग ए प्रोग्राम टू सम अप 2 नंबर्स एंड डिस्प्लेइंग देयर सम।
तो इसके लिए सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे x इक्वल्स टू 98। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 98 कर दी है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, और y की वैल्यू हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी है जो है 123.97। सम एक वेरिएबल जिसमें x प्लस वाई का सम यानी एडिशन स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट करा देंगे हम सम वेरिएबल को। फाइल पे जाएंगे, अगर आप डायरेक्टली इसको रन करते हैं तो ये रन नहीं होगा, यहाँ पर मैसेज आएगा सोर्स मस्ट बी सेव। तो पहले हमें इसे सेव करना होगा, तो इसे हम सेव कर लेंगे, फाइल 2 नाम से सेव करेंगे, देन ये मॉड्यूल हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, द सम ऑफ 2 नंबर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे राइटिंग ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। आर वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया है जो कि रेडियस होगा, जिसमें हमने वैल्यू दे दी है 10। फिर एक और वेरिएबल ले लिया है पाई, जिसकी वैल्यू 3.142 हमने पाई वेरिएबल में असाइन कर दी है। नेक्स्ट वेरिएबल लेंगे हम एरिया, जिसमें हम एरिया को स्टोर करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जो कि है पाई इंटू आर। इसके बाद हम ले लेंगे प्रिंट, और प्रिंट में एरिया को प्रिंट कर देंगे जो कि सर्कल का एरिया प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं पेरीमीटर, और इसमें हम स्टोर करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, सो 2 इंटू पाई इंटू आर फॉर रेडियस। अब हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट से पेरीमीटर को प्रिंट कर लेंगे, यानी पेरीमीटर वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे जो कि पेरीमीटर दिखाएगा सर्कल का। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, और रन मेन्यू पे क्लिक करके हम इसे रन कर लेंगे। आप चाहें तो F5 की प्रेस करके भी इसे रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल है और सेकंड वाली पेरीमीटर ऑफ सर्कल है। इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे इनपुट मेथड का यूज़ या इनपुट स्टेटमेंट का यूज़। अभी तक हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे थे, लेकिन यदि हमें रन टाइम पे वैल्यू एंटर करनी हो तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इनपुट। तो इनपुट स्टेटमेंट या मेथड हमने यहाँ पर ले लिया है, और उसमें एंटर कर दिया है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यानी अब हम रेडियस रन टाइम पर एंटर करेंगे। यहाँ फाइल को हम सेव करते हैं और इसे रन करेंगे। तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसमें एरर जनरेट हो जाएगी, और वो एरर होगी कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट। दैट मीन्स जो वैल्यू इसमें स्टोर हुई है वो एक स्ट्रिंग स्टोर हुई है, ना कि कोई नंबर। तो इसीलिए इसे हमें इंट में या फ्लोटिंग में चेंज करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेटा टाइप फ्लोट, ताकि जो इनपुट हम रन टाइम पर देंगे वो फ्लोट वैल्यू में चेंज हो जाए। तो अभी भी यहाँ पर सिंटैक्स एरर है, क्योंकि फ्लोट यहाँ पर एक मेथड है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर फ्लोट की वर्ड ही लिख दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर इसे मेथड यूज़ करना है। तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर दोबारा से इसको रन करेंगे। अब हम एंटर करेंगे रेडियस रन टाइम पर, तो निकल कर आ गया सामने एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे यहाँ पर टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स ले लेंगे 3 साइड्स के लिए। तो फर्स्ट वेरिएबल ए हो गया, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया हमने रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट करने के लिए, और फ्लोट मेथड ताकि वो इनपुट को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। इसी तरह से हमने ए बी और सी 3 वेरिएबल ले लिए हैं तीनों साइड के लिए। यहाँ से हम इस पहले स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे और बाकी के 2 वेरिएबल के लिए इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर साइड का जो नेम है वो चेंज कर देंगे। पहले वाले वेरिएबल में फर्स्ट साइड स्टोर होगी, सेकंड वाले में सेकंड, एंड थर्ड वाले में यानी सी में थर्ड। नाउ एक और वेरिएबल ले लेते हैं एस, और उसमें स्टोर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एस में स्टोर हो जाएगा। फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर एक और वेरिएबल, दैट इज एरिया। एरिया निकालने के लिए, क्योंकि जो कि हमारा प्रोग्राम है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द हेरोन्स फॉर्मूला, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में हम यहाँ पर एरिया प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट मेथड का। तो फॉर्मेट मेथड ensures that the value of a or the value of the variable will be printed in the respective placeholders to give the desired formatted output. इसे हम सेव कर लेंगे। So after entering the 3 sides, here you can see the area of triangle. ये हमको आउटपुट मिल गया शेल प्रॉम्प्ट पर। इसी के साथ हम एक दूसरा प्रोग्राम भी देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। मीन्स हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम इंटीजर टाइप का। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं ताकि रन टाइम पे हम वैल्यू स्टोर कर पाएँ वेरिएबल ए में और वेरिएबल बी में। अब एक और वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे, थर्ड वेरिएबल, टू स्वैप द वैल्यू और टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सो सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू सी में स्टोर कर देंगे एंड बी की वैल्यू ए में स्टोर कर देंगे। वैसे ही सी की वैल्यू बी में स्टोर कर देंगे और हम प्रिंट कर लेंगे ए और बी की वैल्यू।
फिर से रन कर लेते हैं इसको, दोबारा से रन करके देखेंगे हम वैल्यू चेंज करके। ए के लिए वैल्यू 6 एंड बी के लिए वैल्यू 5। तो अब हम देखेंगे आउटपुट ए की वैल्यू 5 हो गई है और बी की 6 हो गई है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तो इस प्रोग्राम में हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अगेन इसके लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, आर फॉर रेडियस, इसके बाद वेरिएबल एच ले लेंगे टू इनपुट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट एक और वेरिएबल ले लेंगे v, जो कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जो वॉल्यूम सिलेंडर का कैलकुलेट होगा वो v में स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है 3.142 द वैल्यू ऑफ पाई इंटू आर इंटू एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच हमने यहाँ पर कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे वेरिएबल v को। तो प्रिंट में हमने स्टेटमेंट लिख लिया है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इस करली ब्रैकेट में 0 लिखने का मतलब है प्लेस होल्डर, ताकि जो आउटपुट हमको दिखाई दे वो फॉर्मेटेड मैनर में। तो फॉर्मेट मेथड में हमने वी वेरिएबल को यूज़ कर लिया है। अब हम इसको सेव करेंगे। तो फाइल हम सेव कर लेंगे, उसके लिए हम फाइल नेम दे देंगे यहाँ पर, और रन मेन्यू से इसे रन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। इसमें रेडियस एंटर कर देते हैं और हाइट एंटर कर देते हैं। तो हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 565.56। फिर से प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और अब यहाँ पर दूसरी वैल्यूज़ को एंटर करके देख लेते हैं। रेडियस 5 एंड हाइट 8, सो वॉल्यूम इज 628.4। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो देयर आर 3 फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर 3 तरह के फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रेट होता है, तब जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस ऑर्डर में जा रहा है। दैट मीन्स टॉप से बॉटम की ओर जाता है तो लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप पर जा रहा है, या कंट्रोल कहीं पर स्विच हो रहा है। तो इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 3 फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन है यहाँ पर सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। दैट मीन्स जो प्रोग्राम आप लिखते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हर एक लाइन स्टार्टिंग से, दैट मीन्स फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ऐसे करके जो एग्जीक्यूशन होता है और जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल का फ्लो है वो लाइन बाय लाइन ही होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन। इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो फ्लो है कंट्रोल का वो जंप होता है। दैट मीन्स किसी कंडीशन के बेसिस पर कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, उसका ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं होता है, वो जंप करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब कंट्रोल को क्या करना चाहिए या फ्लो को क्या करना चाहिए प्रोग्राम को, या कंडीशन फॉल्स होती है तब क्या करना चाहिए। तो इस तरह से डिसीजन होता है कि कंडीशन ट्रू है तब क्या करना है, या कंडीशन फॉल्स है तब क्या करना है। इसलिए इन स्टेटमेंट्स को या स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर।
So the program control transfer to some other block of statements depending on the decision. Next जो थर्ड वन है that is the loop control structure. अब लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है लूपिंग स्टेटमेंट्स, और लूप का मतलब होता है किसी टास्क को रिपीट करना नंबर ऑफ टाइम्स या गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक उसे रिपीट करना। इसे हम बोलते हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो लूप में आ जाता है, और जब तक जो कंडीशन होती है तब तक वो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वहाँ पर वो चलता रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। दैट मीन्स वो लूप चलाता रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं हम रिपीटेटिव टास्क को पूरा करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर देखेंगे रिवाइजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। जो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो अभी हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं इस वीडियो में वो सारे के सारे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर पर थे। तो जो अब हम देख रहे हैं रिवाइजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, तो वो होंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या कहें तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होता है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में। इफ़ स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। दैट मीन्स एक लैडर होता है जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन टेस्ट होती हैं, उसको बोलते हैं हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेंगे। तो हमने वेरिएबल x ले लिया है जहाँ पर हम इसमें एक इंटीजर वैल्यू रन टाइम पर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन टेस्ट कराते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन 400 देन प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 400। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब इसे रन कराते हैं, रन मेन्यू से रन मॉड्यूल। अब यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करते हैं जो कि है 10। तो यहाँ पर आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल सीधा एंड हो गया है। दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स होने के बाद जो कंट्रोल ने ये स्टेटमेंट वो स्किप कर दिया। अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं नंबर 450। दैट मीन्स नंबर इज़ ग्रेटर देन 400। तो जैसे ही नंबर 400 से ग्रेटर हुआ तो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट हो गए। इसलिए फर्स्ट टाइम पर कंडीशन फॉल्स होने पर इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्योंकि कंट्रोल उसके अंदर गया ही नहीं था। अब हम देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट, दैट इज़ द एल्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा लेते हैं एल्स के साथ में कि प्रिंट नंबर इज नंबर इज लेस देन 400। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। दैट मीन्स रन करते हैं प्रोग्राम को, फाइल को सेव करते हैं। रन करने पर अब हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे हमें आउटपुट में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम 100 एंटर कर लेते हैं। दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। फिर से रन करते हैं। अब हम ग्रेटर देन 400 एंटर करते हैं जो कि इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 400। तो यदि कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स वाला पार्ट